नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हम पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर चंद्र गहना से लौटती बेर। तो ये जो पाठ है ये कविता है और ये केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। और जैसे कि चंद्र गहना से लौटती बेर चैप्टर का पाठ का नाम है, तो इसमें चंद्र गहना जो है एक जगह का नाम है और वहां से लौटते समय का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। और पूरी की पूरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण के बारे में आप जानते हैं, जब हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं, तो इस पूरी कविता में इसी तरह का वर्णन कवि ने किया है। और बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। बहुत सारी चीजें हमें इसमें प्रकृति के बारे में पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलेंगी। तो आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए। अगर आप पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द लिखना चाहते हैं तो आप उनको भी साथ के साथ लिख सकते हैं और भावार्थ सुनेंगे बिल्कुल ध्यान पूर्वक। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको समझ ये आएगा आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो पाठ के जो कवि हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब भी हम पाठ को शुरू करते हैं तो हमें राइटर के बारे में, लेखक के बारे में, कवि के बारे में थोड़ा बहुत बातें जरूर पता होनी चाहिए। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासेन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं और उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। और इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं और उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर कुछ बातें हमने केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में पढ़ी। अब हम थोड़ा सा इनकी कविताओं के बारे में पढ़ते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं वो प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जन सामान्य का जो संघर्ष है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उनकी कविताओं का जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। इनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और सत्यापद की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक प्रमुख अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। और केदारनाथ अग्रवाल की जो भाषा है कविता की, वो लोक भाषा के निकट लाते हैं, यानी कि वो उनकी भाषा बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, वो लोक भाषा से, आम भाषा से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए बिंबों को वो आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो कविता है ये ग्रामीण जीवन से जो जुड़े हुए बिंब हैं उनको आत्मीयता के साथ अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत जो कविता है इसमें कवि ने प्रकृति के प्रति अपने गहन अनुराग को, अपने गहन प्रेम को व्यक्त किया है। और जैसे जो चंद्र गहना नामक स्थान से जब वो लौट रहे हैं और उनके लौटते वक्त उन्होंने किसान
जो उनके जो किसान हैं उनके मन को खेत खलिहान और उनके प्राकृतिक परिवेश जो है वो सहज सहज आकर्षित कर लेता है। जब वो चंद्रग्रहण से लौट रहे हैं तो उस समय उन्हें ये जो प्रकृति है, वहां का ग्राम्य जो परिवेश है वो बहुत ही ज्यादा उन्हें अपने अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा आकर्षण उनके अंदर पैदा करता है। तो बिल्कुल कविता को शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक सभी बच्चे सुनेंगे और साथ के साथ आपको कविता का भावार्थ मैं बताऊंगी। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में, मोड़ पर इसके खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपकी जो ये पाठ्य पुस्तिका है इसमें जो ये कविता दी गई है चंद्रग्रहण से लौटती बेर, इसमें कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण किया है, यानी कि प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाया है। और आप यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा धुंधला सा जो चित्र इस पर दिखाई दे रहा है, कि इस चित्र को मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं इसके टच किया है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा लिया आपकी जैसी पाठ्य पुस्तिका में है, क्योंकि इतना छोटा सा दृश्य है और ज्यादा इसमें रंग बिरंगी नहीं है, फिर भी ये बहुत सारी कहानियां बहुत सारी बातें हमें बता रहा है। आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर जो एक पौधा है वो दूल्हे के रूप में सजा हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा ही पौधा साथ में वो दुल्हन के लिबास में सजा हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों के स्वयंवर की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। और बाकी के आप जो पौधे देख रहे हैं, फूल पत्तियां देख रहे हैं, जो वो सब बाराती बन के वो नाच रहे हैं। तो ये जो कविता है इसमें कवि ने कहा है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में। तो कवि कहते हैं कि चंद्र गहना से लौटती बेर, जैसे कि आपकी इस कविता का पाठ का नाम है, तो वही पंक्तियां यहाँ पर कवि ने बताया है। ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने ग्राम्य परिवेश और खेत खलिहानों का सुंदर चित्रण किया है और कहा है कि जब मैं चंद्र गहना देखकर आ रहा था तो अब मैं देखता हूं उस दृश्य को, उस परिवेश को, कि मेड़ पर इसके खेत की बैठा अकेला। और वहां से आते वक्त मैं खेत की मेड़ पर, यानी कि खेत की जो किनारी होती है वहां पर मैं थोड़ी देर के लिए अकेला बैठ जाता हूं, एक बीते के बराबर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं आसपास के जो दृश्य है उस पर, आसपास का जो दृश्य है वहां पर मैं अपनी नजर डालता हूं, वहां पर मैं अपनी नजर दौड़ाता हूं, तो क्या दिखता है, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने चना और अलसी के पौधे का अद्भुत मानवीयकरण किया है। चने और अलसी के पौधे का बहुत ही ज्यादा अद्भुत यहाँ पर मानवीयकरण कवि ने किया है और कहा है कि यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो आपने देखा होगा चनों में जब बीज आने शुरू होते हैं तो उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे गुलाबी फूल जो है खिल जाते हैं। तो यही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई व्यक्ति जो है वो गुलाबी रंग का जो अपना गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर खड़ा हो। तो यहाँ पर लौटते बेर जब वो खेत की मेड़ पर बैठे हैं और आसपास के दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं, और वो चने के पौधे का बेहद जीवंत मानवीयकरण करते हुए कहते हैं कि महज एक बीते के बराबर यह हरा चना, एक बीते यानी कि एक फिट के बराबर होगा कम से कम। बीता अगर मैं कैसे आपको समझाऊं, एक बेत होता है, जैसे हाथ, हमारे एक हाथ के बराबर एक बेत हम उसको बोल सकते हैं कि एक बेत के बराबर, जैसे हाथ का निशान होता है ना, हम मापते हैं कि इस तरह हम हाथ का निशान लगाएंगे और उसको फिर इस तरह से मापेंगे। तो ये जो है
एक बेत के बराबर ये जो चना है, चने का पौधा है, ये यहाँ पर खड़ा है और इसके ऊपरी हिस्से पर गुलाबी फूल खिले हुए हैं, ठीक है। और ये नाटे कद का है, यानी कि छोटा है। देखिए इतना छोटा सा हरे कलर का यहाँ पर इस तरह से चने का जो पौधा है वो लगा हुआ है, और इसके जो है ऊपरी तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पर गुलाबी रंग के बहुत से फूल खिले हुए हैं। तो जो वो किस तरह से लग रहे हैं, ऊपरी हिस्से पर जो खिले हुए फूल हैं वो बांधे मुरेठा शीश पर, वो ऐसे लग रहे हैं मानो कि जैसे किसी पगड़ी के समान वो दिखाई दे रहे हैं, और सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और उसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही उग रखी है अलसी का पौधा, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ पर चने का पौधा है, उसके जस्ट पास में ही अलसी का एक हठीला पौधा, अलसी हठीली का यानी कि एक पौधा अलसी का लगा हुआ है। और देखिए ये जो आपका चने का जो पौधा है, ये ऐसा आभास हो रहा है इसे देखकर जैसे कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा हुआ है, और पास में ही चने के पौधे के साथ साथ एक छोटा सा अलसी का पौधा भी उगा है, जो कि बहुत पतला सा है बिल्कुल। और अलसी के पतले पौधे देखिए पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। तो यहाँ पर उसकी देह के बारे में बात की है, यानी कि वो पौधे के बहुत ज्यादा पतला है वो पौधा, जो अलसी का पौधा है, और हवा के झोंके से जब वो हिल रहा है तो उसकी कमर को लचीला यहाँ पर बताया है, यानी कि अलसी का पौधा पतला होने के कारण हवा के झोंकों से वो बार बार हिल रहा है, तो कवि ने उसकी देह को पतली और कमर को लचीली कहकर संबोधित किया है, ठीक है। तो आगे कहते हैं, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी कि जिस तरह एक महिला, जो एक दुल्हन जो है वो अपने बालों पर फूलों का गजरा लगाती है, उसी प्रकार अलसी का पौधा भी अपने सिर पर नीले रंग के पुष्प को चढ़ाकर, नीले रंग के फूलों को चढ़ाकर खड़ा है। कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। तो यहाँ पर जो अलसी का पौधा है उसके बारे में बताया, और अब कवि ने बड़ी सुंदरता से ही इन पंक्तियों में अलसी के पौधे को एक नायिका का प्रतिबिंब दिया है। जैसे चने के पौधे को एक नायक का प्रतिबिंब दिया है, उसी प्रकार अलसी के पौधे को एक नायिका का प्रतिरूप बनाया है। और कवि कहते हैं कि अलसी के पौधे के ऊपरी भाग में जो नीले फूल खिले हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अलसी के पौधे ने अपने हाथों में फूल लेकर नायिका के रूप में कह रहे हों कि जो इस फूल को लेगा या स्वीकार करेगा। देखिए कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो अब अगर जो इस फूल को लेगा, मैं अपने हृदय का दान उसी को दूंगी, अपना जो अर्थात अपना स्वयंवर, अपने प्रेम को उसी को न्यौछावर करूंगी। यह कहना है अलसी के पौधे का, क्योंकि उसको एक नायिका का रूप यहाँ कविता में दिया है। और सरसों की न पूछो, अब तुम सरसों की बात तो बिल्कुल मत करो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। तो अब यहाँ पर प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर कवि ने खेतों में प्राकृतिक सौंदर्य की जो तुलना है, खेत में जो प्रकृति ने सौंदर्य उकेरा है, प्रकृति के सौंदर्य के कारण जो अलग अलग तरह के पुष्प खिले हुए हैं, अलग अलग तरह की फसलें जो उगी हुई हैं, उसको कवि ने एक विवाह मंडप से उसकी तुलना की है। जिस तरह विवाह मंडप को सजाया जाता है, अलग अलग तरह के पुष्पों से सजाया जाता है, अलग अलग तरह के फूलों से सजाया जाता है,
और सारे जो नायक नायिका होते हैं यानी कि जो युवक युवतियां होते हैं वो सब तैयार होकर आते हैं विवाह मंडप में, अलग अलग तरह के श्रृंगार कर कर आते हैं। तो बिल्कुल माहौल कवि को जो खेत का परिदृश्य है, जो एक ग्राम्य परिवेश है, उसका जो परिवेश है, वो बिल्कुल कवि को ऐसा लग रहा है जैसे एक विवाह मंडप, ये मानो ये एक विवाह मंडप हो। तो यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं कि अब अलसी और चने के पौधों के बीच सरसों की तो मत ही पूछो, वो तो अब सयानी हो चुकी है। और सरसों के पीले रंग के फूल के खिलने से ऐसा मालूम प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि जो दुल्हन है वो हल्दी लगाकर मंडप पर बैठी हो, खेत रूपी मंडप पर बैठी हो। जो सरसों का पौधा है उसके बारे में कवि उसका भी मानवीयकरण किया है, सरसों के पौधे का, उसको एक नायिका का रूप दिया है और कहा है कि अब वो बहुत सयानी हो गई है, यानी कि बड़ी हो गई है। और उसके पीले सुंदर फूलों को देखकर जो उसकी देह पर चारों तरफ लगे हुए हैं, तो उसको देखकर कवि कहते हैं मानो उसने दुल्हन का रूप हल्दी लगा लिया हो और दुल्हन का रूप धारण करके वो खेत रूपी उस मंडप में बैठी हो। अब क्या हुआ, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज के जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है। तो यहाँ पर अब फाग गाता मास फागुन, फागुन का महीना आया है फाग गाते हुए। अब इस इस कविता में कवि कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं ही फाग गाता हुआ आ रहा है। फाग किसे कहते हैं, फाग कहते हैं होली के गीतों को। किसे कहते हैं, होली के गीत, फाग होते हैं होली के गीत। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, फागुन का मास है तो सोचिए फागुन के मास में क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए, होली का त्योहार आता है और वसंत ऋतु हमारी प्रकृति में आई हुई होती है, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है। तो ये जो सारे प्राकृतिक सौंदर्य की बात यहाँ पर की है, प्राकृतिक सुंदरता की बात यहाँ पर की है, तो इससे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो फागुन मास है वो स्वयं फाग गाता हुआ आ रहा हो। और कवि आगे कहते हैं कि उक्त मनोरम दृश्य को, ये जो सारा मनोरम दृश्य कवि ने यहाँ पर अपनी कविता में बताया है, तो उसमें कवि कहते हैं देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो अब कवि कहते हैं इस पूरे दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ पर कोई स्वयंवर हो रहा हो, स्वयंवर रचाया जा रहा हो और प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना हमारी यहाँ पर जागृत हो रही है, यानी कि प्रकृति के प्रति प्रेम हमारा जागृत हो रहा है। यहाँ पर इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि के मन में भी प्रकृति के प्रति अब प्रेम जागृत हो रहा है और कवि को लगता है कि जो गांव की हरियाली है, मनोरम दृश्य है, उससे क्या हो रहा है, नगर उस दृश्य उस नगर से बहुत अच्छा और सौंदर्य से भरा हुआ है। अब यहाँ पर कवि जो है गांव और शहर की थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो ये गांव का मनोरम दृश्य है, गांव का ये जो खेतों का जो परिवेश है, ये जो सुंदर वातावरण है, वो कहीं ज्यादा अच्छा है उस नगर से जहां पर सिर्फ व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो वो कहते हैं जहां पर सिर्फ व्यापार और ऊंची नीची इमारतें जो शहर है वो खाली व्यापार के लिए और ऊंची इमारतों का प्रतीक बनकर जो रह गया है, उससे तो कहीं अच्छी है ये प्रेम उपजाने वाली उपजाऊ भूमि, जो प्रेम को उगाती है, प्रेम फैलाती है। आगे बढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही जिसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियां। तो अब यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं
कि और पैरों के तले है एक पोखर। तो उन्होंने क्या बताया था कि वो खेत की एक मेड़ पर बैठे हैं, चंद्रगहना से लौटती बेर वो एक खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं और उन्हें वहां पर, जहां पर वो बैठे हुए हैं, वहां पर उनके पैरों के तले यानी कि थोड़ा सा वहीं पर एक पोखर या तालाब स्थिर है। एक पोखर है, एक छोटा सा तालाब है और नील तल में जो उठ रही है जिसमें इसमें लहरियां, और उसमें क्या हो रही है, लहरें उठ रही है और धीरे धीरे वो लहरें हिलोरे ले रही है। और क्या हो रहा है, नील तल में जो उगी है घास भूरी, नील तल अर्थात नीले आसमान के नीचे जो भूरी घास उगी हुई है, ले रही है वह भी लहरियां, और वो भूरी घास जो है वो भी लहलहा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंखों को है चमकाता, है कोई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तो यहाँ पर देखिए, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं, जब वो सूर्य की किरणें उस तालाब में पड़ती हैं तो वो कैसे प्रतीत होता है, वो जो किरणों का जो प्रतिबिंब है वो चांदी के एक खंबे के समान प्रतीत होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब सूर्य की किरणें पानी में पड़ती हैं तो एक चमक उत्पन्न होती है अलग सी। तो बिल्कुल कवि ने उनका भी यहाँ पर उस दृश्य का वर्णन भी यहाँ पर किया है और कहा है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंखों को है चमकाता, और वो जो सूर्य की किरणें उस पानी पर पड़ रही हैं तो एक चमक उत्पन्न हो रही है उस पानी से, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और कवि आगे कहते हैं कि तालाब के किनारे और बहुत सारे पत्थर भी पड़े हैं। ये चित्र जो यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल हल्का सा है, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पत्थर जो है तालाब के किनारे पड़े हुए हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो पत्थर भी चुपचाप वहां पर बैठकर पानी पी रहे हो। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। लेकिन कवि के अनुसार उन पत्थरों की जो प्यास है वो अभी तक नहीं बुझी है, और वो प्यास पता नहीं कब बुझेगी, न जाने कब बुझेगी, क्योंकि वो जो पत्थर है वो तो हमेशा के लिए, हमेशा से ही उसमें पड़े हैं, नदी के किनारे जो है पड़े हुए हैं। तो अब कवि कह रहे हैं कि न जाने उन पत्थरों की जो प्यास है वो कब बुझेगी। अगली पंक्तियां हैं, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि चुपचाप खड़ा बगुला जो एक टांग को अपनी जल में डुबाए हुए है और दूसरी टांग से झपट्टा मारने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तालाब में जो ये तालाब का दृश्य कवि ने यहाँ पर दर्शाया है उसमें कवि कहते हैं कि कुछ बगुले भी उस पानी में दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। शांत है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, और स्थिर है यानी कि कोई हिलना डुलना भी नहीं। पर जो ही उन्हें देखते ही मीन चंचल, और जो ही उन्हें नदी में चलती हुई तैरती हुई चंचल एक मीन दिखाई देती है, मीन का अर्थ होता है मछली, तो जब उन्हें अचानक से नदी में एक चंचल मछली दिखाई देती है, मीन दिखाई देती है, वो तुरंत जो बगुला है वो अपनी ध्यान निद्रा त्यागता है। देखिए, क्योंकि वो अभी तक बिल्कुल स्थिर और शांत खड़ा था, मानो वो ध्यान लगा रहा हो, और जैसे ही उसकी नजर पानी के अंदर किसी चंचल मीन पर पड़ती है जो एकदम से तैर रही है, तेजी से तैर रही है पानी के अंदर, तो वो झट से उस पर अपनी चोंच अंदर डालते हैं और मछली को पानी से निकाल कर वे निगल लेते हैं। तो इस तरह बगुला भी अपनी ध्यान निद्रा को त्याग रहा है उस चंचल मीन को देखकर। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई ये जो कविता है
चंद्र गहना से लौटती बेर, इसमें हमने देखा कि किस तरह कवि ने पूरी की पूरी जो कविता है यहाँ पर, इसमें प्रकृति का कितना ज्यादा और सुंदर मानवीयकरण किया है। बहुत ही प्यारा सुंदर मानवीयकरण कवि ने इसमें, इस कविता में प्रकृति का किया है। तो ये कविता अभी हमारी समाप्त नहीं हुई है। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, आप इसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए और इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जितना भी आपको समझ में आ रहा है आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसी कविता को अगले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी कविता समाप्त नहीं हुई है। और उसके बाद उसी सेशन में हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।